बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये समझा, या मैग्नेट में हमने समझा मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हिसाब से हमारा क्या है कि भाई करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, कि जब भी आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। तो इस पूरी स्टडी को ही बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? इफ वी प्लेस अ करंट कैरिंग कंडक्टर देन इट विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा। इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पैदा होने वाला मैग्नेट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब एक्सपेरिमेंट, अब ये बाय चांस ये चीज डिस्कवर हुई थी कि भाई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेट बन सकती है। अब हम देखते हैं कि हम कौन से एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए कि आप लीजिए एक कंडक्टर, ठीक है, जिसके अंदर आप करंट फ्लो करवा सकते हैं किसी बैटरी की हेल्प से। ठीक है। और जब जैसे नॉर्मल अगर कोई कंपास होगा तो नॉर्थ टू साउथ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसका एरो। अब जैसे ही आप इसे इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो एरो है ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ये नॉर्थ टू साउथ नहीं अलाइन कर रहा है अपने आप को, ये दाएं बाएं हो रहा है, ये शेक कर रहा है। इससे पता चलेगा कि यहाँ पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई है। ठीक है। आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि कुछ जगहों पे कंपास काम नहीं करते हैं। ठीक है। किसी एक रिमोट आइलैंड में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वहां पे कंपास काम नहीं कर रहा है, तो फिर एक डायलॉग ये भी आता है कि हो सकता है कि ये रॉक्स जो हैं वो मैग्नेटिक हों। तो एक मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो कंपास होता है वो जो नेचुरल नॉर्थ और साउथ अर्थ का बताना चाहता है वो बता नहीं पाता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस करती है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास कंडक्टर अलग अलग तरह के हो सकते हैं, तो किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है हम ये देखते हैं। तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास, अगर वो उसके अंदर बॉटम से लेकर टॉप की तरफ करंट जा रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होने वाली है? तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से क्रिएट होगी। ठीक है। अब क्योंकि ये स्पेस जो है, प्लेन जो है, 2 डायमेंशनल है। ठीक है। अब मैं जो भी डायग्राम बनाऊंगा वो ऐसा ही दिखेगा, लेकिन हम फिर भी इसे परसीव करने की कोशिश करेंगे कि अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है करंट तो इस तरह से, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ करंट आ रहा है तो वो बनेगा क्लॉकवाइज। ठीक है। अब हमें कैसे पता कि ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज बन रहा है? तो इसके लिए हमारे पास होता है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या करते हैं हम, आप देखने की कोशिश कीजिए कि ये मेरा हैंड है। अब करंट नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है तो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ऐसे बन रही है, इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसी को अगर मैं नीचे ले जाऊंगा तो करंट जो है नीचे की तरफ है, और यहाँ पे जो मेरी फिंगर्स हैं वो इस तरह से काम कर रही है क्लॉकवाइज। ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। आप अपने हाथ से करके देख सकते हैं इसको। मैं एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। ये आपका फिंगर है और ये आपका थंब है। तो थंब की डायरेक्शन में जब आपका करंट है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। जो हमने ऐसे बनाया। और यहीं पे अगर आपका नीचे की तरफ थंब है, नीचे की तरफ थंब है, तो आपकी फिंगर्स पीछे की तरफ मुड़ रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बन रही है क्लॉकवाइज। इसे बोलते हैं हम राइट हैंड थंब रूल। इसका दूसरा तरीका है मैक्सवेल कॉक स्क्रू रूल। जैसे कि एक कॉक होता है, अगर उसे आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इस तरह घुमाएंगे तो अंदर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है। तो इससे भी आप इस मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा सकते हैं। आगे बात समझ में? डायरेक्शन हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो राइट हैंड थंब रूल होता है जिससे हम पता लगा लेते हैं, राइट हैंड थंब रूल, और एक मैक्सवेल कॉक स्क्रू रूल।
एक बार फिर से समझेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर में जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो नीचे से ऊपर की तरफ करंट गया, ठीक है, और ये फिंगर्स देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। यहीं पे जब हम नीचे की तरफ करेंगे, जब नीचे जा रहा करंट तो ये क्लॉकवाइज बन रही है, ये वाला जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज बन रहा है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो क्लॉकवाइज बन जाएगा। अब बात करते हैं एक सर्कुलर लूप की, कि अगर आपके पास एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, अब इसके अंदर करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो आप देखेंगे मतलब इस तरह से फ्लो कर रहा है, इस तरह से, तो आपका जो थंब है वो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब आपकी जो ये वाली फिंगर है छोटी वाली ऊपर की तरफ है, तो वो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब इनवर्ड्स जा रहा है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड्स जा रहा है, ठीक है। यहीं पे अगर मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज होता, यानी जो आपका करंट है वो इस तरह से आ रहा होता, तो वो आउटवर्ड्स आता, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड्स आएगा, ठीक है। तो सर्कुलर लूप में भी अगर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करेंगे तो आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। तो अभी इनवर्ड्स जा रहा है, यानी इनसाइड द पेपर जा रहा है, और जब इसको एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे इस करंट को, तो वो आउटसाइड द पेपर यानी पेपर से बाहर निकलने लगेगा। अगेन राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे आपका हो गया ये एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब हमारा कहाँ पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ, और जब ये क्लॉकवाइज हो गया तो थंब हमारा कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो इस तरह से सर्कुलर लूप जो होता है उसकी वजह से होने वाली मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको दिखेगा जो साइड्स में तो पूरा रिंग बनेगा इस तरह से, और जो सेंटर की तरफ जाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन की तरफ कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। ये डायग्राम और बेटर बनेगा, मतलब आपके बुक्स के अंदर और बेटर तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इस डायग्राम को इस तरह से बना दिया है कि जिस टाइम पे एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उस टाइम पे इनसाइड द पेपर जाएगा, और सॉरी क्लॉकवाइज होगा तो इनसाइड द पेपर जाएगा, और क्लॉकवाइज होगा तो बाहर की तरफ निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब बात करते हैं सोलेनॉइड की। इस सोलेनॉइड का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, सोलेनॉइड क्या होता है, सर्कुलर लूप होता है ऑफ इंसुलेटेड वायर, ठीक है, इस तरह का सोलेनॉइड होता है। अब इसके अंदर से अगर करंट फ्लो करेगा तो इससे भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। अब ये करंट जाएगा इस तरह से, इस तरह से जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरफ निकलेगी, थंब की तरफ जाएगी, जैसे इस तरह से सोलेनॉइड के अंदर करंट मूव कर रहा है तो थंब की तरफ जाएगा, यानी यहाँ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। अगर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है तो ये नॉर्थ हो गया, और ये घूम के कहाँ पे आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ पे एंटर करेगी तो ये हो गया साउथ। यानी अगर हम कंपेयर करें तो सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो बिल्कुल बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जैसा ही होता है। आई होप ये वाली बात समझ में आई होगी। तो फैक्टर्स जो इफेक्ट कर सकते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड को कि इसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, एक तो इसमें नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, नंबर ऑफ लूप्स, जितने ज़्यादा लूप्स होंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, और एक ये कितने पास पास हैं, मतलब इनके बीच का जो एयर गैप है वो कितना कम है। अगर एयर गैप कम होगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और तीसरी चीज़ जो इंटेंसिटी ऑफ करंट है, नंबर ऑफ लूप्स, एयर गैप, मतलब वो कितने आसपास हैं, इस बात पे भी एयर गैप कम होगा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तीसरा करंट, जितना स्ट्रॉन्ग करंट जाएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी उसके आसपास। तो ये था सोलेनॉइड का पैटर्न जो कि बिल्कुल बार मैग्नेट से रिजेंबल करता है, जैसे बार मैग्नेट का ऐसे ही बन रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो सोलेनॉइड होता है उसकी मैग्नेट, जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड किसको रिजेंबल करती है, तो हम बोलते हैं कि बार मैग्नेट को रिजेंबल कर सकती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, अभी तक हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के एप्लीकेशन क्या होते हैं। उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि हम इससे इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम ले सकते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कई जगहों पे यूज़ करते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो एक लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर होती है,
तो ये भी एक ऐसे कॉइल होती है जो इंसुलेटेड है, मतलब इसके ऊपर कवरिंग चढ़ी है, अंदर इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी या करंट बहेगा और इसका जो कोर होता है इसके बीच में कोर डाल देते हैं, वो डाल देते हैं हम सॉफ्ट आयरन का। अब जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो करवाएंगे हम, तो ये जो कॉइल होगी ये मैग्नेट के अंदर बदल जाएगी और इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हम बोलेंगे इट इज अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर रैप्ड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर। यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम इसके अंदर कोई भी नॉर्मल कोई और मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे निकल या कोबाल्ट या आयरन डाल दिया तो हमें नुकसान हो जाएगा। अब क्यों नुकसान हो जाएगा? हम सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका जो एक उद्देश्य था वो ये था कि जब हमें ज़रूरत हो इसे मैग्नेट बनाने की तब तो हम इसे मैग्नेट बना दें, और अगर हमें इसे मैग्नेट के तौर पे नहीं चाहिए तो हम इसका स्विच ऑफ करते हैं करंट और ये नॉर्मल हो जाएगा। तो सॉफ्ट आयरन कोर की ही टेंडेंसी होती है कि जैसे ही इसका करंट बंद हो जाएगा ये अपनी पूरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को खो देगा, और अगर कोई और चीज़ आएगी तो उसे जब हम बहुत लंबे समय तक मैग्नेट के साथ यूज़ करते हैं या मैग्नेट के साथ एक्सपोज्ड रखते हैं तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ गेन कर लेता है, यानी वो अपने आप को खुद मैग्नेट में बदल देता है। तो अगर खाली आयरन हमने यूज़ किया तो वो कुछ समय बाद खुद परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। कोबाल्ट यूज़ किया तो वो खुद अपने आप में एक मैग्नेट बन जाएगा, यानी फिर वो बदलेगा नहीं कि उसकी मैग्नेटिज्म ज़ीरो नहीं हो पाएगी। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अगर आप किसी इलेक्ट्रिशियन के पास जाएं जो बहुत समय से एक स्क्रू ड्राइवर यूज कर रहा है तो आप देखेंगे कि उसके टिप से ना नट बोल्ट चिपक जाते हैं, क्योंकि वो बहुत दिनों से इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम कर रहा था तो उसकी टिप के अंदर मैग्नेट बन जाती है या वो अपने आप में एक मैग्नेट बन जाता है, तो उससे नट बोल्ट चिपकने लगते हैं। पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का उद्देश्य ये था कि जब हम चाहते हैं कि ये मैग्नेट का काम करे तभी ये काम करे, अन्यथा ये एक ना के बराबर हो। ठीक है, इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो, इसलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में सॉफ्ट आयरन कोर क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो हम बोलेंगे बिकॉज इट लूजेज ऑल द मैग्नेटिज्म, मतलब वो अपनी सारी मैग्नेटिज्म छोड़ देता है वंस द स्विच इज टर्न्ड ऑफ, मतलब अगर आपने स्विच को टर्न ऑफ कर दिया तो सॉफ्ट आयरन कोर अपनी मैग्नेटिज्म छोड़ देगा, लेकिन बाकी कोई मेटल डाला तो वो उस मैग्नेटिज्म को पकड़ के रखेंगे और हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा खराब। आगे चलते हैं। अब हम डिफरेंस देखेंगे कि बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर क्या फर्क होता है। तो एक सवाल हमारे मन में आ सकता है कि भाई जब दुनिया में बार मैग्नेट पहले से ही थी तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट की जरूरत क्या है, हम स्पेशली इसे क्यों बना रहे हैं। तो इसके आंसर देखते हैं कि हम क्यों बना रहे हैं, वही इसके डिफरेंसेस भी हो जाएंगे। कि जो बार मैग्नेट होती है वो एक परमानेंट मैग्नेट होती है, मतलब भाई अब ये दोबारा से नॉर्मल मेटल की तरह बिहेव नहीं कर सकता, लेकिन ये टेम्परेरी होती है। अगर हमने करंट इसका बंद कर दिया तो ये दोबारा से नॉर्मल मेटल की तरह बिहेव कर सकती है। ठीक है, इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिक्स रहेगा क्योंकि ये बार मैग्नेट है। ठीक है, तो इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिक्स रहेगा, लेकिन इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम रिवर्स कर सकते हैं। मतलब अगर हम एक डायरेक्शन से करंट चलाएंगे तो ये यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो सकता है, दूसरे डायरेक्शन से करंट चला दिया तो यहाँ पे नॉर्थ पोल हो सकता है। तो ये रिवर्सिबल है, ये हम अपने हिसाब ये रिवर्सिबल है, इसे हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट है। तीसरी चीज, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो फिक्स होती है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है हम बाजार से लेके आए हैं उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, ना इसे हम ज़्यादा कर सकते हैं ना हम कम कर सकते हैं। हमें ज़्यादा कम करना पड़ेगा तो इसे तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ तो डिपेंड करती थी ना, हमने अभी देखा था किस चीज़ पे डिपेंड करती थी। एक, उसके अंदर जो करंट जा रहा है, अगर हम करंट बढ़ा देंगे तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। दूसरा, अगर हम इसके नंबर ऑफ लूप्स, इस कॉइल के अंदर जो हम ये टर्न्स डाल रहे हैं ये नंबर बढ़ा देंगे तो भी ये और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। अगर हमें कम कर देंगे ये लूप्स को तो ये वीक मैग्नेट बन जाएगा। दूसरा, जैसे अगर हमने इतने इतने गैप पे इस लूप्स को डाल रखा है, ठीक है, और फिर हमने अगली मैग्नेट बनानी है तो हमने इतना पास कर दिया, तो ये वाली मैग्नेट जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि इसके बीच में जो एयर गैप है वो कम है, इसके बीच में एयर गैप ज्यादा है। तो एयर गैप को कम ज्यादा करके भी हम इसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। तो हमने देखा कि ये परमानेंट होता है बार मैग्नेट, ये टेम्परेरी होता है, हम इसे बंद भी कर सकते हैं, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर।
इसके नॉर्थ साउथ फिक्स्ड होते हैं, इसके रिवर्सिबल होते हैं। अगर हमने यहाँ से करंट को डाला तो कुछ और डायरेक्शन हो जाएगी, यहाँ से करंट को डाला तो कुछ और डायरेक्शन हो जाएगी। इसकी स्ट्रेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते और इसकी स्ट्रेंथ को हम चेंज कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये थोड़ा वीक मैग्नेट होता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। जो आपके जंक यार्ड या स्क्रैप यार्ड में जो गाड़ियां उठाई जाती हैं मैग्नेट से, वो इन्हीं की मदद से उठाई जाती है। मतलब आप सोचो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट एक पूरी कार को चिपका के अपने आप से उठा सकता है। इसके अलावा इसके दो एप्लीकेशन और हैं। अगर आप देखेंगे कि जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे आपको पता है जो ग्रेनेड होता है उसके अंदर क्या होता है कि लोहे के छर्रे होते हैं जो आपको हिट करेंगे और आपको नुकसान पहुंचेगा। तो उन लोहे के छर्रों को निकालने के लिए आप ये नहीं कि आपको चाकू से निकालने की कोशिश कर रहे हैं या कांटे से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे और वो उन छर्रों को खींच लेगा, क्योंकि छोटे छोटे होंगे पीस में तो वो अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये मेडिकल के अंदर भी यूज होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये फंक्शन। दूसरा जो आपकी बुलेट ट्रेन होती है, ठीक है, तो बुलेट ट्रेन और भी मैग्नेटिक ट्रेन्स होती हैं, उनमें क्या होता है, जैसे ये जो पटरी, मान लो ये पटरी है, ठीक है, और वो इस तरह से क्लैम्प्ड होती है और उसके ऊपर ये ट्रेन होती है। तो जैसी मैग्नेटिक फील्ड ऑन होती है ये हवा में आ जाती है, ठीक है। अब इसके ऊपर मूव करेगी, इसलिए इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अगर खाली हम टायर से मूव करवाएंगे तो एक लिमिट है, उसी तक वो उसकी स्पीड जा सकती है। लेकिन जो मैग्नेटिक ट्रेन्स होती हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इनका नाम होता है मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन, की मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इन्हें ज़मीन से या सतह से ऊपर उठा दिया था। तो अब इनके बीच में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है और हवा है, मतलब फ्रिक्शन को हमने ज़ीरो ही कर दिया है। अब मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंदर ये दौड़ना शुरू करती हैं, इसलिए इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो जो हाई स्पीड ट्रेन्स होती हैं उनके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का एप्लीकेशन होता है। तो ये मिल गए हमें दो एप्लीकेशन। हमसे पूछा जाए कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एप्लीकेशन बताओ, तो हम बोल सकते हैं कि ये मेडिकल में कॉम्प्लेक्स सर्जरीज के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा जो हाई स्पीड ट्रेन्स होती है उसके अंदर भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये सेशन समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।